यस बच्चों, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। फलन या फंक्शन जिसे हम कह रहे हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स में अब हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। हम जब भी मैथ्स पढ़ेंगे, इस फलन और फंक्शन का हमेशा हमारे कानों में ये शब्द जो है ध्वनित होता रहेगा। क्या है ये फलन, फंक्शन क्या है, इसको आप ठीक से समझिए। हम ये जो फलन है वो संबंध से ही निकला हुआ है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। किस प्रकार के संबंध को हम फलन कहेंगे, जैसा इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि संबंध क्या है। संबंध हमेशा एक समुच्चय है, एक समुच्चय के अवयवों को दूसरे समुच्चय के अवयवों से संबंधित करता है संबंध। और ये संबंध समुच्चय के अवयव हमेशा क्रमित युग्म में होते हैं। जो ए और बी दो समुच्चय हमारे पास है। यहाँ पर समुच्चय ए के अवयव इस प्रकार से हैं, G1, G2, G3, G4। ये समुच्चय ए को मैंने किसी गांव की गर्ल्स का समुच्चय बनाया। किसी गांव की गर्ल्स, मैंने कुछ गर्ल्स ली हैं, G1, G2, G3, G4, और ये उस गांव की मदर्स का समुच्चय है। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है जिसे मैं कहता हूं कि माँ है। एक संबंध है कि माँ है, इस प्रकार से एक संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में। जो संबंध है इसको मैं R1 कह देता हूँ। और समुच्चय बी से एक संबंध ये है जो समुच्चय बी को समुच्चय ए से संबंधित करता है। समुच्चय बी है उस गांव के मदर्स का समुच्चय, और समुच्चय ए है उस गांव के गर्ल्स का समुच्चय। ये माँओं का समुच्चय है उस गांव के, ये उस गांव के लड़कियों का समुच्चय है, गर्ल्स का समुच्चय है। अब समुच्चय बी से समुच्चय ए में एक संबंध मैं दूसरा निरूपित करता हूं R2 कि पुत्री है, कि पुत्री है। इस प्रकार से मैं एक संबंध यहां पर है। पहले इन दो संबंधों की हम बात करते हैं। अब पहले संबंध में हम देख रहे हैं कि ये गांव की गर्ल्स का समुच्चय है। मैं ये मान लेता हूं कि प्रत्येक जो गांव की जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी मदर्स हैं, यानी कोई भी अनाथ नहीं है, सबकी माएँ हैं। ये मैं मान लेता हूं, यहाँ पर परसेप्शन कर लेता हूं। अब ये जो संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध है कि माँ है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक गर्ल की माँ होगी। ठीक है, प्रत्येक गांव के प्रत्येक लड़की की कोई न कोई माँ होगी। वो जीवन हो सकता है M1 से संबंधित हो, G2 M2 से संबंधित हो, G3 M3 से संबंधित हो, G4 M4 से संबंधित हो सकता है कि उस गांव में कोई मदर ऐसी हो जिसकी कोई बेटी ना हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो संबंध है यहाँ हम ये देख रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और एक केवल एक ही अवयव से संबंधित होगा, क्योंकि प्रत्येक गर्ल की एक और केवल एक ही माँ होगी। किसी एक गर्ल की दो माँ नहीं हो सकती है। तो ये एक विशेष प्रकार का संबंध है। इस संबंध में हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित है। एक दूसरे प्रकार का संबंध इसी में मैं कर देता हूं कि पुत्री है। ठीक है, M1 की पुत्री G1 है, M2 की पुत्री सपोज G2 है। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि एक मां की दो पुत्रियां भी हो सकती हैं। अगर ये G5 कोई और पुत्री है यहाँ पर, तो M1 की एक पुत्री G1 और एक पुत्री G5, दो पुत्रियां हो सकती हैं। उसी प्रकार ये भी हो सकता है कि किसी मदर की कोई पुत्री है ही नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसके सब उस गांव में उसके माँ के केवल बेटे ही बेटे हैं। तो ये जो संबंध है कि पुत्री है, जो संबंध है, इसमें हमें देख रहे हैं कि एक ही अवयव के यानी एक ही मदर की दो पुत्रियां भी हो सकती हैं, या ये मदर इस समुच्चय में किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि इस मदर की कोई भी बेटी नहीं है। तो ये जो संबंध था पहले वाले समुच्चय में जो संबंध था कि माँ है, वह समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित कर रहा है। लेकिन दूसरे संबंध में हम देख रहे हैं जो R2 संबंध है, वह समुच्चय
बी के एक ही अवयव को दो अवयवों से संबंधित कर रहा है, और ये भी हो रहा है कि समुच्चय बी का कोई एक अवयव यहाँ छूट गया है, समुच्चय बी का एक अवयव यानी इस माँ के की कोई बेटी नहीं है, तो ये M5 यहाँ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। तो दो अलग अलग प्रकार के हमने संबंध देखे। तो ये जो पहले प्रकार का संबंध है ना, जो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित करता है, ये जो संबंध है इसको कहते हैं हम फलन। एक विशेष प्रकार का संबंध ही फलन होता है। कब एक संबंध फलन कहलाता है? यदि ये समुच्चय, अब देखिए इस संबंध में, इस फलन में जो है, ये जो समुच्चय ए है पूरा ही प्रांत समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव संबंधित है यहाँ का। तो हम ये कहते हैं एक विशेष प्रकार का संबंध जो कि प्रांत के प्रत्येक अवयव को सप्रांत के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित करता है, फलन कहलाता है। इस परिभाषा को आप बुक में देख लीजिए कि बुक में लिखा होगा कि फलन एक प्रकार का संबंध है फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जो प्रांत के प्रत्येक अवयव को स्वप्रांत के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित करता है। अब मैं गणितीय रूप में इसको दिखाता हूँ। मेरे पास एक, और जब फलन को दिखाते हैं ना, अब फलन को, जो संबंध को, रिलेशन को तो हम आर कहते थे, फलन को हम कह रहे हैं फंक्शन। तो अब फलन को हम प्रतीक एफ से दिखाएंगे। ये प्रतीक होगा फलन दिखाने का, ठीक है। अगर कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है तो उसको ऐसे लिखते हैं। इस चिन्ह को मैंने बताया था, इस प्रकार है। हम इसे कहते हैं सच दैट एफ इज सच दैट ए गोज टू बी। मतलब ये जो फलन एफ है समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। फलन एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। तो अब ये समुच्चय ए होगा ना, संबंध के स्थिति में ये तो नहीं था पूरा प्रांत हम कहते थे कि क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों के समुच्चय को हम प्रांत कहते थे, क्योंकि ए के सभी अवयव संबंध में जरूरी नहीं है कि, जैसे ये एक संबंध है, ये अवयव किसी से संबंधित नहीं है यहाँ पर, तो संबंध में तो ये होता है कि जो समुच्चय ए है उसके सभी अवयव संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन फलन की स्थिति में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होगा, इसलिए फलन के केस में ये समुच्चय ए जो है प्रांत कहलाएगा, और समुच्चय भी पहले की तरह ही सप्रांत कहलाएगा। और M1 जो है जीवन का प्रतिबिंब है, और जीवन जो है M1 का पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक है। और जो इसका परिसर शब्द आया था, यानी जो सभी प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा वो परिसर समुच्चय कहलाएगा। जैसे इसका परिसर क्या है, M1 M2 M3 M4, इस प्रकार से, यानी समस्त प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा वो परिसर समुच्चय कहलाएगा। अब मैं इसे एक गणितीय एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मान लिया f एक फलन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, इस प्रकार से। और मैंने एक फलन ऐसे परिभाषित किया कि ये x को 2x से संबंधित करता है। मैंने एक संबंध ऐसे दिखाया जो प्रत्येक x को 2x, x को बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है। तो एक का प्रतिबिंब क्या होगा, 2, उसका दुगना हो जाएगा, और 2 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 4, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब होगा। ये परिभाषित रहेगा f(x) 2x में प्रत्येक x के प्रत्येक मान के लिए, x इसको बिलोंग करता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, यानी x के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मान के लिए ये 2x जो है हमेशा अस्तित्व में होगा, यानी प्रत्येक x का प्रतिबिंब होगा। 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का प्रतिबिंब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में होगा। इसलिए ये जो संबंध है f(x) 2x, ये एक फलन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। अब अगर मैं यहीं पर एक फलन और परिभाषित कर दूं f(x) n(n) और परिभाषित ऐसे कर दूं कि f(x) x - 1 कह देता हूं। f(x) x - 1 एक संबंध है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। क्या ये संबंध फलन है? अब मैं देखता हूं ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का प्रतिबिंब होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रांत समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इस संबंध को फलन होने के लिए, अब देखिए मैं इनको मिक्स करने लग गया कि f और r को, हाँ,
अब मैं एक और फलन परिभाषित करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। f ये फलन है या फलन नहीं है, अभी मैं इसको डिसाइड करने जा रहा हूँ कि f इज सच दैट, ये रिलेशन भी हो सकता है। वैसे रिलेशन को हम r से दिखा रहे थे, मैंने इसको अभी डाउट है इसमें कि ये रिलेशन फलन है कि नहीं है, लेकिन मैंने इसको f से ही दिखाया है, सिंबल है केवल। f एक रिलेशन है या फंक्शन अभी मैं नहीं जानता। f मैं अभी इसे फलन कहता हूँ, देख लीजिए। f एक फलन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, और इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) = x-1, यानी x का प्रतिबिंब x-1 है। क्या ये फलन है? अब इसको फलन होने के लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रतिबिंब एक और केवल एक ही होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये M1 के दो प्रतिबिंब हो सकते हैं, G1 और G5, क्योंकto एक ही माँ की दो बेटियां हो सकते हैं। अगर ये स्थिति बनती है तो ये फलन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है एक माँ की दो बेटियां हैं, ये तो फलन नहीं है, लेकिन दो गर्ल्स की अगर एक ही माँ है तो वो फलन हो सकता है। यानी प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ पर दो माँ की एक ही, दो बेटियों की एक ही माँ है, तो ये जो संबंध है ये तो फलन है। क्योंकि फलन होने के लिए क्या है, यह एक इस प्रकार का संबंध है जो प्रांत के प्रत्येक अवयव को सप्रांत के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित करता है। तो G1 भी M1 से संबंधित है और G4 भी एक से ही संबंधित है M1, यानी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं है, दो के एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने हैं। तो इसको फलन होने के लिए क्या होगा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। लेकिन जब मैं x = 1 मिनट के लिए 1 ले लेता हूँ ना, क्योंकि एक भी तो प्राकृतिक संख्या है, तो f1 क्या हो जाएगा, ये x = 1 रखूंगा तो 1 - 1 = 0, लेकिन ये 0 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में है ही नहीं, तो इसका मतलब एक का प्रतिबिंब नहीं है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। अतः ये जो संबंध था ना f(x) = x-1, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। और दिखाता हूं, f(x) मेरे पास एक संबंध है f(x) = √(x²), और f परिभाषित है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। f परिभाषित है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है इस प्रकार से। अब आप x कौन कौन से मान ले सकता है, x मान कहां से लेगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। यानी x जो मान लेगा, x मान ले सकता है 1, 2, 3, ऐसे जो भी प्राकृतिक संख्या है ये मान x ले सकता है। अब एक का प्रतिबिंब क्या होगा, वर्गमूल 1 प्राकृतिक संख्या है। 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, वर्गमूल 2, ये भी वास्तविक संख्या है। 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, वर्गमूल 3, ये भी वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार प्रत्येक, हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल जो है एक वास्तविक संख्या होती है। इसलिए ये जो संबंध है ना f(x) = वर्गमूल(x) प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन है। अगर इसी संबंध को f(x) = वर्गमूल(x) अगर मैं ऐसे परिभाषित कर देता हूँ कि पूर्णांकों के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित करना चाहता हूँ, यानी इसका प्रांत समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय है और इसका जो परिसर समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इस संबंध का या इस फलन का। अब चेक करते हैं क्या ये फलन होगा। अब देखिए एक का प्रतिबिंब क्या होगा, पूर्णांक क्या हो सकते हैं, इसमें धनात्मक भी होंगे ऋणात्मक संख्या भी होंगे। तो एक का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, f(1) = वर्गमूल 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक का तो प्रतिबिंब है, एक है। 2 का प्रतिबिंब क्या है, ये वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या है, यानी 2 का भी प्रतिबिंब है। 1 मिनट के लिए मैं -2 रख देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रांत समुच्चय है ये पूर्णांकों का समुच्चय है, तो ये x जो है कोई भी पूर्णांक मान ले सकता है। अगर x = -2 लेता हूँ तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वर्गमूल -2। अब ये वर्गमूल -2, हम अभी तक ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग -2 नहीं होता है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए x इक्वल टू माइनस ऑफ वर्गमूल 2 ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि -2 का प्रतिबिंब तो वास्तविक संख्या है नहीं, इसलिए -2 का प्रतिबिंब नहीं है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। इसलिए पूर्णांकों के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय f(x) इक्वल टू वर्गमूल x जो संबंध है ना, ये जो संबंध है ये फलन नहीं है। तो ये बात है फलन की। तो फलन क्या है? फलन एक संबंध है जो प्रांत के प्रत्येक अवयव को सप्रांत के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित करता है, तो उसे हम फलन कहते हैं। एक उदाहरण है, 11वां उदाहरण है। इसमें कुछ संबंध दिए हैं, हमें बताना है। बताइए कि ये संबंध फलन है या नहीं है। पहला जैसे ये संबंध है r, इसके अवयव हैं 2 1, 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, 4 का प्रतिबिंब 2 है। तो ये तो फलन है। आप दिख रहा है इस तरह के फलन को कहते हैं बहुए। ये हमने देखा इसका प्रांत समुच्चय है जिसके प्रांत के अवयव हैं 2 3 4, 2 3 4 प्रांत के अवयव हो गए, और प्रतिबिंब है इसके 1 और 2। तो 2 और 3 के तो एक ही प्रतिबिंब है 1, और 4 का प्रतिबिंब 2 है। हमें दिख रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं है, इसका एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है। प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, और प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भी है। तो ये जो संबंध है ना, ये फलन है, ये संबंध फलन है। दूसरा संबंध ऐसे दिया है r इक्वल टू 2 2, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, और 3 का प्रतिबिंब 3 है, और 4 का प्रतिबिंब 4 है। तो ये यहाँ तो फेल हो गई बात, क्योंकि 2 का प्रतिबिंब 2 भी है, 2 का प्रतिबिंब 4 भी है, इसलिए फलन नहीं हो सकता है। एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब है, ये ऐसे हुआ फलन। तो इसके प्रांत के अवयव तो हैं 2 3 4, 2 3 4, और सप्रांत के अवयव हैं 2 3 4। तो हमने देखा 2 का प्रतिबिंब 2 भी है, और 2 का प्रतिबिंब 4 भी है। सॉरी, 2 का प्रतिबिंब 4 भी है। ऐसे 2 का प्रतिबिंब 2 भी है, और 2 का प्रतिबिंब 4 भी है, इसलिए एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं। तो ये जो संबंध है फलन नहीं हो सकता है। और तीसरा उसने दिया है एक संबंध और है, r इक्वल टू, इसके अवयव हैं 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है। ठीक है, कि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह का जो संबंध है वो हमेशा फलन होगा। इस तरह जो संबंध है वो हमेशा ही फलन होगा।